de Broglie इक्वेशन के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको उन्होंने 1927 में दिया। इन 1927 हेसेनबर्ग proposed that, उन्होंने क्या कहा, it is not possible to predict simultaneously both the position and momentum और velocity of a microscopic particle with absolute accuracy. एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज वी कैन आइदर प्रिडिक्ट द पोजीशन और वी कैन प्रिडिक्ट द मोमेंटम और वेलोसिटी विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। दैट इज फॉर microscopic particle we can either predict absolute position और एब्सोल्यूट एक्यूरेट मोमेंटम और वेलोसिटी। या तो हम लोग वेलोसिटी एक्यूरेट निकाल सकते हैं या तो हम लोग पोजीशन एक्यूरेट निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, या तो हम लोग जो है वेलोसिटी या मोमेंटम, दोनों एक ही टर्म है, तो ये दोनों में से हम लोग कोई एक ही, या तो पोजीशन या तो मोमेंटम हम लोग एक्यूरेट निकाल सकते एक बार में। हम लोग दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। He proposed delta x into delta p is equal to h by 4 pi। ये हम लोगों का जाना गया हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इक्वल भी होता है या फिर ये इससे ग्रेटर हो सकता है। मेरा अनसर्टेनिटी या तो एक्यूरेटली इतना हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है, तो उन्होंने ग्रेटर का भी साइन दिया। बट हम लोग जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हम लोग इक्वल ले सकते हैं। वेयर डेल्टा एक्स उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
डेल्टा पी उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा एक्स, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एम इंटू वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब मास तो हम लोगों का जो है फिक्स कर दिया गया, क्योंकि मास नहीं बदलेगा, किसी भी मैटर का मास हमारा चेंज नहीं होगा। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई m। This is Heisenberg uncertainty equation। यहां पर हमारा डेल्टा v क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब ये बात कहाँ से आया और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो जानना है। हम लोगों के बोर एटॉमिक मॉडल में हमने देखा कि बोर ने उसका पोजीशन जो है प्रिडिक्ट करके सर्कुलर ऑर्बिट होने का बात कह दिया, सर्कुलर ऑर्बिट भी बता दिया और फिक्स वेलोसिटी भी बता दिया कि किसी भी जो है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा। तो दोनों ही बात उन्होंने फिक्स कर दिया और हेंसेनबर्ग ने कहा कि हम लोग इसको फिक्स नहीं कर सकते, हम लोग जो है दोनों एक साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए उन्होंने क्या कारण दिया कि हमारा जो है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उससे छोटे यूनिट का जरूरत होता है। अगर मान लेते हैं हमें जो है इस पेन का लंबाई मेजर करना है, इस पेन का हमें लंबाई मेजर करना है, तो हम जो स्केल लेंगे रूलर, उसमें क्या होगा, छोटे 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 जो है पार्ट्स होंगे लाइक दिस, इसके अंदर कुछ हिस्से होंगे, इसके अंदर कुछ हिस्से होंगे। तो इसका हमको लंबाई मेजर करना है, तो जो एक सबसे छोटा इसका पार्ट होगा वो इसके पूरे लंबाई से छोटा होगा। हम लोग ऐसा कोई भी स्केल नहीं ले सकते हैं जो इससे बड़ा हो और इसको मेजर करे। तो अगर इसको मेजर करना है तो हमारे पास जो स्केल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो इससे भी छोटा जो है हिस्से में बटा हुआ हो, जैसे यहाँ पर मैंने बांटा है। अब हमें जो है मेजर करना है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का जो है वेलोसिटी। सो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उससे कुछ छोटा यूज करना होगा, उससे छोटा पार्टिकल या उससे छोटा रेडिएशन। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास जो है ऐसा डिवाइस नहीं है और इससे छोटा हमारा हो भी नहीं सकता, ऐसा जो कि पार्टिकल भी हो और वेव भी हो। सो इस तरीके से उन्होंने कह दिया कि हम लोग जो है जब ऐसा कोई यूनिट ही नहीं रखे हैं जो इलेक्ट्रॉन से छोटा हो, तो हम लोग उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जो भी पोजीशन बताया जाएगा या जो भी उसका मोमेंटम बताया जाएगा वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। वो हमारा एक प्रिडिक्टेड वैल्यू है, वो एक्सेप्टेड है, बट वो एक्यूरेट नहीं है। अगर एक्यूरेट नहीं है तो वेल डिफाइंड ट्रेजेक्टरी नहीं होगा, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगा, फिर वो हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, सिग्निफिकेंस अभी हम लोग देखेंगे इसका। तो ये इनके कहने का मतलब है कि हम लोग जो है अगर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट सही है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, देन हम इस पे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल सकते हैं, इससे हमारे पास कम तो पता ही नहीं है। जब इस पे हम रेडिएशन डालें तो उतने समय के लिए हम इसको रोक दिए। अब रोक दिए तो इसका रास्ता तो इधर था, ऐसे ही चला जाएगा, इसका वेलोसिटी तो इधर दिखाएगा। तो अगर हम इसको रोक देते हैं इसका पोजीशन एक्यूरेट निकालने के लिए, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया तो मेरा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इन्होंने बात वेलोसिटी के लिए बोला है, स्पीड के लिए नहीं। तो इसलिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए उससे छोटा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हम लोग उस पर डालेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम लोग उतने समय के लिए ये मान लिए कि रुक गया। अगर वो रुक गया तो उसका डायरेक्शन तो बदल गया, जा रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे, लेकिन अभी डायरेक्शन तो उसका ये शो कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर हम उसका वेलोसिटी निकालेंगे तो उसका पोजीशन हम फिक्स नहीं मान सकते। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि हम जो है ना उसका पोजीशन निकाल सकते हैं एक्यूरेट, या फिर जो है ना मोमेंटम, एक साथ दोनों हम लोग में से कोई एक ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। दोनों एक साथ प्रिडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये हमारा कहा जाता है हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नेचुरल लिमिटेशन। कि ये हमारा नेचुरल लिमिटेशन है कि हम लोग जो है दोनों चीज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हेंसेनबर्ग ने जो अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज किया है उसका जो है एक्सप्रेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 आया, जहाँ पर हमारा जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। अब हम लोगों का जो है किसी भी पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट हो गया, मास हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसीलिए ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा। तो हमारा ये एक एक्सप्रेशन, ये भी हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन है, और ये भी है जिसमें ये पोजीशन में चेंज बता रहा है कि हम जितना एक्सपेक्ट किए थे जहाँ और जहाँ पर है, तो वो डिफरेंस यहाँ पर है। हम एक्सपेक्ट किए थे, हम जो है अपना कैलकुलेट किए, जो है ईएम रेडिएशन डाले, स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक किए, तो हमारा जो है पोजीशन यहाँ बताया, लेकिन पोजीशन कहीं और निकला, एंड सो ऑन। तो ये हमारा पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, ये हमारे वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है। ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होगा। इस चीज को इमेजिन करने के लिए एक कंडीशन हम लोग इमेजिन करते हैं। सपोज करो हम लोग कमरे में हैं, और कमरे में एक मक्खी है, ठीक है। मक्खी जो है आवाज कर रही है, मक्खी उड़ रही है। तो हम लोग जब देख रहे हैं उसको, सो हम उसके पाथ को देख सकते हैं, किधर किधर मक्खी जा रही है। एंड समटाइम्स हम लोग जो है उसको बीट भी कर देते हैं, मार देते हैं कि अच्छा अब यहाँ से यहाँ जाएगा एग्जैक्टली। तो हम उस मक्खी का वेलोसिटी भी हमें पता हो जाता है और उस मक्खी का पाथ भी पता चल जाता है, पोजीशन हम पता कर लेते हैं। तभी ना हम उसको जिस समय मारने जाते हैं उस समय वो किस स्पीड से वहाँ पहुँचेगी और किस पोजीशन पे पहुँचेगी, ये दोनों हम बता सकते हैं। हम लोग जो है इस मक्खी का पोजीशन भी पता कर लिए, तभी हम लोग उसको वहाँ पे मारे, और हम लोग जो है उसका स्पीड भी पता होता है, तभी हम लोग मारे। कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं मारने से। क्यों चूक जाते हैं? या तो उसके पोजीशन में गड़बड़ है, या तो उसके वेलोसिटी में। हम जो प्रिडिक्ट किए उसने अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया, इसलिए वो वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, हम तब तक मार दिए। या
उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। सो अब क्या हो, अगर हम इस बंदे के आंख पे पट्टी बांध दें, ये बंदा जो है अब अंधा हो गया, और हम इसको जो है कहें कि अब तुम मक्खी को मारो, वो क्या कर रहा है, ना उसको ये दिख रहा है, ना उसको उसका पाथ पता है, तो क्या करेगा, वो हवा में ऐसे ही मारते रहेगा। एंड मक्खी को अगर लग जाए तो वो एक जस्ट कोइंसिडेंस होगा, अदरवाइज नहीं चांसेस है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर वो क्या करेगा, वो उस मक्खी का साउंड सुनना शुरू करेगा कि मक्खी कैसे उड़ रहा है, कहाँ से आवाज आ रहा है। अब मक्खी जो है यहाँ पर है, उसका जो है आवाज आया, आवाज उसके पास पहुंचा, उसने प्रिडिक्ट किया कि मक्खी यहाँ पर है। तब तक क्या मक्खी वहीं पर होगा, तो कोई चांस नहीं है। वो जब तक प्रिडिक्ट करेगा, साउंड उसके पास पहुंचेगा, जब तक वो वहां मारेगा तब तक वहां से मक्खी जा चुका होगा। यही केस हमारे साथ इलेक्ट्रॉन का भी होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे लिए विजिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर जब हम लोग ईएम रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर से आते आते तक इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, अपना जो है किसी तरह का रेडिएशन उसको मिल जाएगा। अब रेडिएशन दिए हैं तो उसका एनर्जी चेंज हुआ, एनर्जी चेंज हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ऑर्बिट चेंज किया, ऑर्बिट चेंज किया तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो या तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, नहीं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो हम फिक्स है ही नहीं, क्योंकि हम जब उसको मेजर करने के लिए ईएम रेडिएशन देंगे, इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ईएम रेडिएशन दिए तो क्या होगा, ये ईएम रेडिएशन लेकर एक्साइटेड स्टेट में आकर बड़े ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगेगा। और जब तक ईएम रेडिएशन वो मेरे पास आएगा डेटा, हम जो है माइक्रोस्कोप से उसको जो देख रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो जब तक हम देख रहे हैं तब तक वो क्या होगा, ऑर्बिट चेंज कर लेगा, ऑर्बिट चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज। तो यही बात हेंसनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा कि हम पोजीशन प्रिडिक्ट करने चलेंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। हम पोजीशन प्रिडिक्ट किए, ये है न्यूक्लियस, हम पोजीशन प्रिडिक्ट किए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तब तक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिट में आ गया क्योंकि उसको ईएम रेडिएशन से एनर्जी मिला। जैसे ही उसको एनर्जी मिला वो अपना ऑर्बिट चेंज किया, ऑर्बिट चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज। फिर वो रेडिएट किया एनर्जी, फिर अपना वापस आया लोअर ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो उसका जो है वेलोसिटी हम चेक करने चले तो उसका पोजीशन चेंज। सो वी कैन नॉट एब्सोल्युटली डिटरमाइन द पोजीशन और द वेलोसिटी एग्जैक्टली। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हम दोनों में से कोई एक मेजर कर सकते हैं, दोनों मेजर एक साथ नहीं कर सकते कि उसका जो है वेलोसिटी कितना है, उसका जो है हमारा पोजीशन कितना है। क्योंकि अगर ये हो पाता तब हम उसके पाथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर ये नहीं होगा तो हम पाथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हेंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। डी ब्रोगली जो है हमारे सारे मैटर्स पे था, लेकिन हेंसनबर्ग का जो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, क्योंकि बड़े मैटर्स जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल है, बिकॉज उससे छोटे वेवलेंथ के जो है कैलकुलेशंस हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास स्केल है अवेलेबल। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पे है, जिस साइज का है, हमारे पास जो है उससे छोटा स्केल अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम लोग एक साथ पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का।
हेंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद सबसे बड़ा बात है कि आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा, इसने क्या चेंजेस लाया हमारे बोर एटॉमिक मॉडल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सिग्निफिकेंस हमारा क्या रहा, पहला रूल्स आउट फिक्स्ड ऑर्बिट। इन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट को रूल्स आउट कर दिया कि भाई जब हम एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम कैसे कह दें कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब कोई सर्कुलर ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो वही इन्होंने रूल्स आउट कर दिया, फिक्स्ड ऑर्बिट कॉन्सेप्ट। और ट्रैजेक्टरी ऑफ पाथ, कि हम एक फिक्स पाथ हम फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन, वो रूल्स आउट कर दिया, हटा दिया। अब अगर ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया तो सीधी सी बात है कि इनको बताना पड़ेगा कि आखिर जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं लगा रहे हैं, आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह दिया कि हम पोजीशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम वेलोसिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मोमेंटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक साथ सिंगल सिंगल कर सकते हैं। बट आप अगर कह रहे हैं कि फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है तो बताइए कैसा है, ये तो बताना पड़ेगा। तो बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोगों को ये चीज़ पता चला था कि बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसके बाद हम लोग जब डी ब्रोगली इक्वेशन लगाएं तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये मैटर है और इसमें बहुत वेलोसिटी होने के कारण ये वेवलेंथ तैयार करेगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ऐसा, लेकिन रहा ये पाथ ऐसा ही कि ठीक है इसी पाथ पे चलेगा लेकिन ऐसे ऐसे चलेगा घूमते हुए। मतलब एक रास्ता है ऐसे, बोर ने कहा कि ये लड़का ऐसे चलेगा, सीधा सीधा चलेगा, मतलब जैसे चला जाता है ऐसे ऐसे चलेगा। तो डी ब्रोगली ने कह दिया कि ना, ये क्या करेगा, उछलते कूदते चलेगा, चलेगा ऐसे ही इसी पाथ पे लेकिन उछलते कूदते चलेगा, लाइक जंप करते करते मेंढक की तरह। लेकिन जब हमारा हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो ये तो रूल्स आउट हो गया, ये तो पाथ ही खत्म हो गया। तो फिर इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो हमारा जो है कोई ना कोई तो पाथ उसका होगा, कुछ ना कुछ तो डिफाइंड होना चाहिए कैसे चक्कर लगा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने दूरी पर हैं वो दूरी तो मेंटेन रहना चाहिए। कुछ इस तरह चक्कर लगा रहे हैं, मतलब चक्कर लगा रहा है, कहीं पे विजिबल है, फिर कहीं इनविजिबल, फिर विजिबल, फिर इनविजिबल, विजिबल, इनविजिबल, इस तरह चक्कर लगाते जा रहा है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट पहुंचा हमारा हेंसेनबर्ग से। इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को रूल्स आउट कर दिया। ठीक है, दूरी तो सही है
क्योंकि क्वांटम कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। क्वांटम कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स दूरी पर चक्कर लगाएगा, ये दूरी फिक्स होगा, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये कहा कि सर्कुलर पाथ होगा, ये जरूरी नहीं है। यही इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी गेन करके यहाँ पर घूम रहा है, कभी एनर्जी गेन करके यहाँ घूम रहा है, तो वो जो है अपीयर और डिसअपीयर हो रहा है। तो ये हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस पाथ पर जाएगा, ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस पाथ के जो सर्कुलर पाथ है इसको रूल्स आउट कर दिया। तो रूल्स आउट कर दिया तो चीजें वही रही, लेकिन ये फिक्स कर दिया कि नहीं, दूरी तो सेम रहेगा क्वांटम कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पर ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं दिखना चाहिए। सर्कुलर ऑर्बिट जो दिख रहा है वो हमारा वैलिड नहीं है। अब इसने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को, कि ऑर्बिटल्स जो है एक ऐसे रीजन बनाए गए, जैसे ऑर्बिट एक ऐसा रीजन बनाया गया जिसपे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लाइक दिस, जैसे ये रोड हो गया, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल्स ऐसे कॉन्सेप्ट बताया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रीजन वेयर चांस ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस सबसे ज्यादा होता है, उसको बोला गया ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया इन्होंने, मतलब इनके बात ने आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाया, और हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो ऑर्बिट हटाकर ऑर्बिटल पे बात करेगा, सबसेल्स, वही हमारा फिर क्वांटम कॉन्सेप्ट आएगा। यानी यहाँ के बाद हमारा जो क्वांटम कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज करेगा, और उसमें हमारा जो है ये रूल्स आउट हो जाएगा कि हमारे ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं। अब हमारे पास जो है जो मॉडल है उसमें बोर एटॉमिक मॉडल को भी मिलाना है और हेंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी मिलाना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन्होंने भी अपने बात को साबित किया है और हेंसनबर्ग ने भी अपने बात को साबित किया है। ये कह रहा है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का दूरी के हिसाब से फिक्स होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी तो वो थोड़ा दूर बढ़ा देगा, दूरी बढ़ा देगा चक्कर लगाने का, और इन्होंने कहा कि चक्कर तो लगाएगा लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट में नहीं लगाएगा। तो इस तरह हमारा जो है अब नया एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम कहेंगे ऑर्बिटल। तो वो हम लोग का इसके बाद का कॉन्सेप्ट है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके बाद का कॉन्सेप्ट है, वो सारा हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो पहला सिग्निफिकेंस ये हुआ कि इन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को रूल्स आउट कर दिया। जो दूसरा फिक्स्ड द लिमिटेशन ऑफ नेचुरल कैलकुलेशन, इन्होंने नेचुरल कैलकुलेशन के लिमिटेशन को फिक्स कर दिया। यानी कि इसको कह सकते हैं फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर बता दिया। दैट इज स्टेटेड द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर, कि अब हम लोग जो है ऐसे कंडीशन पे पहुंच गए हैं जिसके बाद हम दोनों ना पोजीशन ना ही वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही कर पाएंगे, हमारा यही लिमिटेशन है। तो ये हमारा फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो हेंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे हमारा ये इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना है।